न्यायपालिका मजाक का पात्र बन गई है। निचली अदालतों के जज सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गए हैं। ये शब्द किसी आलोचक के नहीं है, ये बिहार के बेगूसराय के एक जज के हैं जो उन्होंने अपने ही एक आदेश में लिखे थे। ये समझना कि एक जज को अपनी ही संस्था के बारे में ऐसा लिखने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। और ये शब्द हमें सीधे उस कहानी के दिल में ले जाते हैं जिसे हम आज खंगाल रहे हैं। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट तो है, लेकिन हमारी पड़ताल का आधार है अदालत के 3 अलग-अलग आदेश। ये वो दस्तावेज हैं जो हमें बताते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे असल में हुआ क्या था। और ये सिर्फ एक मुआवजे का केस नहीं है, ये न्याय, नौकरशाही और खुद न्यायपालिका के भीतर एक टकराव की कहानी है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि एक आम आदमी के मुआवजे का मामला इतना उलझ कैसे गया कि एक जज को अपने ही सीनियर पर उंगली उठानी पड़ी। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। इसकी नींव में एक बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, कहानी शुरू होती है एग्जीक्यूशन केस नंबर 012024 से। इसे भगवानपुर के एक निवासी हैं मनीष कुमार, उन्होंने दायर किया था। दरअसल हुआ ये था कि मनीष के पिता गणेश सहनी, उनकी मौत एक पुलिस गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में हो गई थी। मुआवजे के लिए मनीष अदालत गए और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया। अच्छा, तो अदालत ने मुआवजा देने का आदेश दे दिया था? जी, 11,61,318 रुपए का मुआवजा देने का आदेश हुआ था। तो यहाँ तक तो न्याय होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक नागरिक को व्यवस्था से राहत मिली, लेकिन असली समस्या तो इसके बाद शुरू हुई है ना? बिल्कुल। समस्या तब शुरू हुई जब मुआवजा देने की जिम्मेदारी जिन पर थी, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन्होंने अदालत के आदेश को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। महीनों बीत गए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। यहीं पे शायद एग्जीक्यूशन केस का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। ये क्या होता है? देखिए, जब अदालत कोई फैसला सुनाती है और सामने वाली पार्टी उसे मानती नहीं है, तो फैसले को लागू करवाने के लिए, यानी उसका निष्पादन करवाने के लिए दोबारा अदालत जाना पड़ता है। मनीष को भी यही करना पड़ा। और ये मामला सुनवाई के लिए आया अपर सत्र न्यायाधीश श्री ब्रिजेश कुमार सिंह की अदालत में। हमारे सूत्र बताते हैं कि जज सिंह अधिकारियों के इस रवैये से खासे नाराज थे। उन्होंने 14 अक्टूबर 2025 को एक बहुत सख्त कदम उठाया। हाँ, और ये कदम अपने आप में काफी साहसी था। उन्होंने जिले के 2 सबसे बड़े अधिकारियों को, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जी, डीएम और एसपी को अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया और उनसे साफ पूछा गया कि 15 दिन के अंदर लिखित जवाब दें कि अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। एक मिनट, किसी जिले के डीएम और एसपी पे अवमानना की कार्रवाई शुरू करना, ये कितना आम है? ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। ये बहुत बड़ा कदम है और रोजमर्रा में नहीं होता। ये दिखाता है कि जज को लग रहा था कि उनके आदेश को जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है और कानून उन्हें इसकी इजाजत देता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 2B यही कहती है कि अदालत के किसी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना सिविल अवमानना है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, निचली अदालत के जज सीधे डीएम या एसपी को सजा नहीं दे सकते। तो फिर उस नोटिस का असल मतलब क्या था? आपका सवाल बिल्कुल सही है, वो सीधे सजा नहीं दे सकती, लेकिन इसी कानून की धारा 10 उन्हें ये अधिकार देती है कि वो अवमानना की कार्रवाई शुरू करके मामले को हाई कोर्ट भेज सकती हैं। जज सिंह ठीक यही करने की तैयारी में थे। उन्होंने अपने आदेश में साफ लिखा था कि अगर 15 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो पूरी फाइल पटना हाई कोर्ट को भेज देंगे। अच्छा, तो अब 15 दिन की मोहलत थी। जाहिर है डीएम और एसपी पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया होगा। 15 दिन बाद 7 नवंबर को जब मामला दोबारा सुनवाई पर आया तो क्या हुआ? 7 नवंबर को जो हुआ उसने मामले को और दिलचस्प बना दिया। एसपी की तरफ से एक जवाब तो आया, लेकिन उसमें एक पेंच था। उन्होंने कहा कि वो अपना विस्तृत जवाब सीधे पटना हाईकोर्ट में ही देंगे और डीएम की तरफ से तो कोई लिखित जवाब ही नहीं आया। क्या कोई जवाब ही नहीं? बस सरकारी वकील ने एक बिना टाइप की हुई अर्जी पेश कर दी। रुकिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो निचली अदालत के जज को जवाब देने के बजाय सीधे ऊपरी अदालत में अपनी बात रखना चाह रहे थे। ये तो एक तरह से जज सिंह के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक क्लासिक पावर मूव है। प्रशासनिक अधिकारी कई बार निचली अदालतों को उतना महत्व नहीं देते और सीधे हाईकोर्ट में जवाब देने की बात करते हैं। ये निचली अदालत के अधिकार को कमजोर करने जैसा है और जज सिंह ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने अपने 7 नवंबर के आदेश में लिखा कि अधिकारियों का ये रवैया उनकी अदालत की अवहेलना है और अब उनके पास मामले को हाईकोर्ट भेजने के लिए पर्याप्त आधार हैं। तो वो मामला हाईकोर्ट भेजने वाले थे। हाँ, लेकिन तभी सरकारी वकील ने एक मानवीय पहलू सामने रखा।
उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी बहुत व्यस्त है और भुगतान करने के लिए 10 दिन का और समय दिया जाए। और यहीं पर जज सिंह के आदेश में उनकी प्राथमिकता दिखती है। बिल्कुल, प्राथमिकता और मजबूरी दोनों। उन्होंने लिखा, मकसद गरीब डिक्री धारक को भुगतान दिलाना है, अवमानना की कार्यवाही करना नहीं। लेकिन डीएम और एसपी अदालत के लिए कोई और विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। इन शब्दों से साफ है कि जज की पहली चिंता उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना था। इसलिए उन्होंने एक आखिरी मौका दिया, यानी एक अंतिम डेडलाइन। हाँ, उन्होंने भुगतान के लिए 17 नवंबर 2025 तक का आखिरी मौका दिया और फाइल को हाईकोर्ट भेजने का अपना फैसला तब तक के लिए रोक दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 17 नवंबर को भी भुगतान नहीं हुआ तो मामला निश्चित रूप से हाईकोर्ट जाएगा। तो अब मंच 17 नवंबर के लिए तैयार था। एक तरह का शोडाउन। या तो मनीष कुमार को उनका मुआवजा मिलता या फिर जिले के 2 सबसे बड़े अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सही कहा। 17 नवंबर को जब जज ब्रिजेश सिंह सुनवाई के लिए बैठे तो उनके हाथ में एक चौंकाने वाला आदेश था। ये आदेश 15 नवंबर को जिले के प्रधान न्यायाधीश, जो जज सिंह के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्होंने जारी किया था। और उस आदेश में क्या था? आदेश में लिखा था कि ये केस एग्जीक्यूशन केस नंबर 012024 जज सिंह की अदालत से वापस लिया जाता है और सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश इसे अपनी व्यक्तिगत फाइल में रख रहे हैं। आप मजाक कर रही हैं? जिस दिन उस जज को अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना था, ठीक उसी दिन उनसे वो केस ही छीन लिया गया। ये तो सीधे सीधे उन अधिकारियों को बचाने जैसा लगता है। आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और शायद जज ब्रिजेश सिंह ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा। आप ऐसे समझिए जैसे जिस रेफरी को फाउल पर पेनाल्टी देनी थी, मैच के आखिरी मिनट में उसी को बदल दिया गया। इसी घटना के बाद जज सिंह ने अपना वो ऐतिहासिक आदेश लिखा। अच्छा, तो अब हम उस आदेश पर आते हैं। उन्होंने अपने अंतिम आदेश में क्या कहा? उन्होंने इस ट्रांसफर को कैसे देखा? उन्होंने इस ट्रांसफर की कानूनी वैधता पर ही सवाल उठा दिए। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि ये ट्रांसफर बिना किसी पक्ष के आवेदन के जल्दबाजी में किया गया। उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद केस की फाइल देखे बिना ही ये फैसला ले लिया गया, क्योंकि फाइल तो उनकी ही अदालत में थी। लेकिन ट्रांसफर करने का अधिकार तो वरिष्ठ जज के पास होता ही होगा। होता है, लेकिन जज सिंह ने इसी पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया। उन्होंने लिखा कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 24 के तहत ट्रांसफर करने की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती। यह शक्ति न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसका कोई जिक्र ट्रांसफर आदेश में नहीं था। उसमें सिर्फ प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया था। और फिर उन्होंने इसे न्यायिक स्वतंत्रता से जोड़ दिया। बिल्कुल, उन्होंने लिखा कि जब मामला अंतिम चरण में हो तब उसे इस तरह से ट्रांसफर कर देना न्यायिक स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह वही सिद्धांत है जिसकी रक्षा करने की हर जज शपथ लेता है। और इसके बाद उन्होंने वो शब्द लिखे जो हमने शुरू में सुने थे कि न्यायपालिका मजाक का पात्र बन गई है और जज कागजी शेर बनकर रह गए हैं। हाँ, और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, मेरी राय में ये ट्रांसफर डीएम और एसपी को अवमानना की कार्रवाई से बचाने के लिए किया गया था। ये एक जूनियर जज द्वारा अपने वरिष्ठ जज पर लगाया गया बहुत गंभीर आरोप है, वो भी एक आधिकारिक अदालती आदेश में। ऐसा कुछ लिखने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। क्या एक जज के लिए अपने वरिष्ठ के बारे में ऐसा लिखने के कोई पेशेवर परिणाम हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। न्यायपालिका में एक पदानुक्रम होता है और इस तरह का खुला विरोध किसी जज के करियर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जज सिंह ने शायद महसूस किया कि चुप रहना न्याय के सिद्धांत के साथ बड़ा धोखा होगा। उन्होंने अपने आदेश के अंत में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उनके अंतिम शब्द क्या थे? उन्होंने लिखा, मेरा मनोबल बुरी तरह से टूट गया है। मैं इस मामले से हट रहा हूं, जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। इन शब्दों के साथ उन्होंने केस की फाइल अपने वरिष्ठ को भेजने का निर्देश दिया। ये पूरी कहानी अविश्वसनीय है। एक आम नागरिक के मुआवजे का मामला पहले न्यायपालिका और नौकरशाही के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना और फिर खुद न्यायपालिका के भीतर ही एक गहरे मतभेद का प्रतीक बन गया। ये मामला उस जमीनी हकीकत को उजागर करता है जिसका सामना निचली अदालतों के जजों को अक्सर करना पड़ता है।
एक तरफ कानून का पालन करवाने का दबाव होता है और दूसरी तरफ शक्तिशाली अधिकारियों और कभी-कभी अपनी ही व्यवस्था के भीतर से आने वाली बाधाएं होती हैं। तो ये अदालती दस्तावेज 17 नवंबर 2025 को जज ब्रजेश सिंह के इन्हीं शब्दों के साथ खत्म हो जाते हैं। एक जज ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, उसे लागू करने की कोशिश की और अंत में उसे लगा कि उसकी अपनी ही संस्था ने उसके हाथ बांध दिए। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कानून को लागू करने वाला जज खुद को कागजी शेर महसूस करने लगे, जब उसे लगे कि शक्तिशाली लोगों के सामने उसके आदेशों का कोई मतलब नहीं, तो मनीष कुमार जैसे आम नागरिकों के लिए न्याय का भविष्य क्या होता है? ये मामला न्यायिक स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातों से परे उसकी जमीनी लड़ाई की एक झलक दिखाता है।